और भाई कैसे? बढ़िया? राजी खुशी? नींद आ रही? बढ़िया नहीं आ रही? क्यों भाई? सपने आ रहे हैं उल्टे सीधे? तो क्या हो रहा है? जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ, बढ़िया चल रहा है। कहाँ से हो? नागौर से? डेगाना? बहुत बढ़िया। अभी क्या स्कूल वूल से वो करवा लिया, क्या डिस्टेंस करवा लिया? हाँ, बढ़िया है। चलो, 11th अच्छे से पढ़ी थी या फिर ऐसे ही घर पे बैठे थे? हाँ, थोड़ा जोर से बुलंद आवाज में यार। 3 महीने गए थे? पढ़ा था या फिर ऐसे ही मस्ती? पढ़े थे क्या? चलो, बहुत बढ़िया बात है। डायमेंशन वगैरह निकालनी आती है? डायमेंशन नहीं पढ़ा था? यूनिट्स वगैरह निकालनी आती है? अच्छा, और क्या क्या आता है? मैकेनिक्स आती है? ग्रेविटेशन आता है? फॉर्मूला पता है ग्रेविटेशन का? बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए। ठीक है, तो क्लास 12th का जो हमारा जेईई का सिलेबस है उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। वैसे उसको बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलेंगे। पूरा तो टॉपिक ये है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की हम पहले तो बोर्ड्स की बात कर लेते हैं, जेईई की बात कर लेते हैं, नीट की कंपटीशन एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं जेईई की बात कर रहा हूँ, किसकी? जेईई की बात करें तो लगभग 30% पेपर इसमें से आएगा। 20 से 30% पेपर इसमें से आएगा। ठीक बात है? तो इसके हिसाब से क्या हो गया? इम्पोर्टेंट। लेकिन बड़ा बहुत है ये, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा बड़ा है, वास्ट है। 1.5-2 महीने 2.5 महीने पढ़ो तब जाके पूरा होता है ये। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे हो जाएगा। ठीक बात। लेकिन अगर बोर्ड्स भी देना तुम्हें, तो बोर्ड देना है नहीं देना? देना है सर। तो अगर बोर्ड की अगर बात कर ले तो लगभग 40 से 45% पेपर इसमें से आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से। ठीक है, तो मतलब सर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर लो। फिजिक्स का तो 30% कंप्लीट हो गया। जेई में कितने नंबर के फिजिक्स आते हैं जेई के अंदर? 30 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 30 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन के आसपास इसमें से रहेगा, तो 32 नंबर हो गए। 90 में से 32 नंबर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से है। और तुम्हारे जो राजस्थान बोर्ड से हो गया, ठीक है, आरबीएससी से हो, तो जो पेपर आएगा 56 नंबर का, 27 से 28 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, 25-26 नंबर, आधा पेपर ये कंप्लीट हो गया। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये हो गया। आप देख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हल्के में लेंगे नहीं। आसान जॉब नहीं है, लेकिन आसान बनाएंगे, समझ रहे? अब पढ़ने के तरीके सुन। पढ़ेंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स के अंदर होती है थ्योरी। नहीं सर, थ्योरी तो नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं न्यूमेरिकल्स। होते हैं, पर न्यूमेरिकल्स किससे बनते हैं? थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, इससे बनते हैं। जब आपके थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे दिमाग के अंदर, एकदम से क्रिस्टल एंड क्लियर, क्वेश्चन को पढ़ के उसका मतलब समझ में आए तुरंत में, और ये समझ में आए पढ़ते लगाना क्या है इसके अंदर, इसका मतलब आपका थ्योरी पार्ट कॉन्सेप्ट पार्ट बहुत स्ट्रांग है। जिस बंदे का थ्योरी पार्ट कॉन्सेप्ट पार्ट स्ट्रांग होता है वही न्यूमेरिकल में आगे जाता है। ठीक है, ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ न्यूमेरिकल से आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल सोल्व करने की जो एबिलिटीज हैं वो यहाँ से डेवलप होती हैं, यहाँ से डेवलप होती है। समझ में आ रही है चीज? ठीक है, तो थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पार्ट बहुत काम में रहेगा। फिर हमारे पास रहेंगे नॉर्मल से क्या? फॉर्मूला एंड ट्रिक्स। ये तो चाहिए सर। फॉर्मूला किसके लिए? कॉन्सेप्ट को एक मैथ रूप देना है, लास्ट में फाइनल कंक्लूजन निकालना है, उसके लिए चाहिए होगा हमें फॉर्मूला। लेकिन एमसीक्यूज है हमारे पास, टाइम भी लिमिटेड है, तो क्या करना है? जिसमें ट्रिक्स काम आएंगे वो ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी उड़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए दोनों चीज की जरूरत है। समझ में आ गई? ये दोनों चीज करते रहेंगे साथ 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 साथ, क्योंकि हमारा स्टोरी पार्ट बहुत लंबा चलता है। कोई भी चीज समझाएंगे उसमें स्टोरी मिलेगी, फुल स्टोरी आएंगी। ठीक है, तो जब स्टोरी समझोगे तो इसका मतलब थ्योरी क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। प्रॉपर नोट्स बनाने, प्रॉपर नोट्स, कोई कमी नहीं रखनी नोट्स में। ठीक है, और नोट्स को पढ़ने में आलस नहीं करना है। जब भी लगे कोई टेस्ट खराब हो गया, जब भी लगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थ्योरी रीडिंग करो, करी क्वेश्चन लगाने बैठो। जब लगे फिर 1 महीने बाद क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, वापस पढ़ो। टॉपर से जाके पूछोगे वो क्या बोलते हैं? रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करने जो बहुत जरूरी है। ठीक है, वो कोई शीट को 10 बार थोड़ी सोल्व करते हैं, शीट को 2 से 3 बार ढंग से सोल्व करते हैं बस। ढंग से, ढंग का क्या मतलब होता है?
ए बी सी डी निकालना उनका मकसद नहीं होता, क्वेश्चन क्या रहा है वो समझना उनका मकसद होता है, समझ रहे? अब मैं बता दूं तुम्हारे साथ क्या होता है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। पहली बार लगाने बैठे, लगाया होगा कभी, आज पढ़ाऊंगा, मान लो 5 क्वेश्चन दिए करने के लिए, तुम कर दोगे क्योंकि आज ही पढ़ाया, फ्रेश दिमाग में है, वो कर दोगे। इसका आंसर ए आ गया होगा, इसका आंसर भी ए आ गया होगा, इसका बी आ गया होगा, इसका बी आ गया होगा, इसका डी आ गया होगा, ठीक है। दूसरी बार लगाने बैठे क्वेश्चन को, दूसरी बार कब? 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, या कभी टेस्ट हुआ तब लगाने बैठे, ठीक है। दोबारा आपने सोल्व किया होगा, अब इसका आंसर सब, इसका ए आ गया होगा, इसका शायद सी आ गया होगा, इसका बी आ गया होगा, इसका डी आ गया होगा, इसका डी आ गया। आपने चेक करा, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत और ये सही, ठीक है, ये हुआ होगा। अब तीसरी बार, अब तुम जब इसका आंसर चेक करोगे ना, तुम चेक करोगे, तुम्हें लगेगा ये गलत हो गया, इसका आंसर डी नहीं है, इसका बी है। इसका चेक किया होगा, इसका सी नहीं है, इसका ए है। जब दोबारा यही क्वेश्चन रिपीट करोगे तुम तीसरी रिवीजन के अंदर, अब की बार पता क्या होने वाला है? अब की बार इसका कभी सी नहीं लगाओगे, अब क्या हमेशा इसका ए लगाओगे। क्यों? तुम्हें याद हो गया, वो आंसर याद हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या लगाओगे? बी लगाओगे, ठीक है। अब पता कौन से गलत होंगे? अब ये वाले गलत होंगे, अब इसमें बी लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, एक्स वाई जेड मान लो, इसका चलो बी लगा दिया, इसका भी, इसका डी लगा दिया। अब क्या हो गया? अब ये गलत हो गया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? जो क्वेश्चन पहले सही हुए थे फिर वो गलत हो गए, फिर जो गलत वाले वो सही हो रहे हैं, सही वाले वो गलत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी टेंडेंसी रह जाती है सिर्फ आंसर निकालने वाली, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने कर लिए उनके आंसर तो याद हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम रिवीजन में क्या करते हो? शीट को लेके बैठते हो, इसका ए, इसका बी, इसका सी, चेक करते हो, सही वाले गलत, गलत वाले सही। तो जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना, एक अपना प्रॉपर डेटा रखना, प्रॉपर डेटा, एक कॉपी रखना जिसके अंदर तुम सोल्व करो, ठीक है। प्रॉपर डेटा लेके सोल्व करना कि 1 से 20 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, आज किए तो उसके 1 से 20। जब नेक्स्ट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी उन 20 क्वेश्चन को सोल्व करो तो उसके जस्ट बगल में करना वो 1 से 20 ऑप्शन लिख के, ठीक है। चेक करना है कि पहले और अब में फर्क है क्या। जब भी फर्क दिखे समझना थ्योरी में कमी है, समझ रहे हो। तो अपने आप का क्रॉस चेक एग्जामिन करना बहुत जरूरी। टॉपर्स करते हैं, हर महीने में अपने आप को एग्जामिन करते हैं, हर क्वेश्चन में करते हैं वो लोग। उनका मकसद ए निकालना है, बी निकालना नहीं होता, उनका मकसद है कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इसके तरह कोई और दूसरे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, है ना। हर तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं उस हिसाब से। एक क्वेश्चन के 4 डायमेंशन देखते हैं, 4 डायमेंशन देखोगे तभी तो 4 अलग क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता एग्जाम में तो सब टॉप कर जाते हैं। जो हमारी शीट में है एज इट इज क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक, आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। कितना क्वेश्चन? 5 से 6 क्वेश्चन एज इट इज पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन तो बदल बदल के आएंगे, थोड़ा घुमा देगा, लैंग्वेज घुमा देगा, डेटा बदल देगा, ठीक है। तो अगर एज इट इज आए तब तो आप ऑप्शन याद करो, एज इट इज नहीं आए तो फिर तुम्हारी बात है, फिर तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, समझ गए। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये गलतियां नहीं करनी हमें, है ना। फुल स्कोर करना है हमें। फुल स्कोर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है सर। ये तो हो गया एग्जाम के ज्ञान की बात है। क्या हो गई? एग्जाम के ज्ञान की बात है। देखो टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में? होता क्या है बाद में बताऊंगा। सबसे पहले चार्ज क्या रहेगा? रुका हुआ रहेगा। तब इसके अंदर पता क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। चार्ज रुका हुआ रहेगा, उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर चार्ज जब मोशन में आ जाएगा तब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज रुका हुआ था या इसके अंदर, चार्ज मोशन में आ गया इसके अंदर। अब जब चार्ज मोशन में आएगा तो उसके कुछ अलग अलग इफेक्ट होंगे, इफेक्ट में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। ये हमारा मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है। मैग्नेटिज्म में 2 अलग अलग चैप्टर होते हैं, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एक अर्थ एज अ मैग्नेट। अर्थ को मैग्नेट की तरह पढ़ना है, बहुत आगे पढ़ना है, भी तो बहुत लंबा सफर है ये। इसको पूरा करेंगे, इसको पूरा करेंगे, फिर पहुंचेंगे यहाँ तक, है ना, बहुत लंबा सफर है। मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, बस एक आउटलाइन बता रहा हूँ इसके अंदर पढ़ना क्या है अपन को, पूरा आउटलाइन, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इस फैमिली के 2 अलग सदस्य और हैं जो इनसे थोड़े से अलग हैं, थोड़े से अलग हैं। होता है ना अपनी फैमिली में, एक होता है वो अपनी फैमिली से अलग ही चलता है एकदम ही, फूफा उफा होते हैं, सब होते हैं, आते अलग ही पंचायत थी उनकी, है ना। तो वो अलग ही होता है, हम चाहते नहीं है वो आए, लेकिन वो आते हैं, उनका आना जरूरी भी है। फैमिली कंप्लीट नहीं होती उनके बिना, है ना, शादी ब्याह थोड़ी कंप्लीट होगा। तो वो आते तो हैं
और आना भी चाहिए उनको, क्योंकि फैमिली कंप्लीट करनी है। बट हम नहीं चाहते कि इनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसे लोग होते हैं, समाज में भी होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, हमारे दोस्तों में भी होते हैं। 4 दोस्त बैठे हो, 5वां कोई ऐसा आएगा जो तुम चाहते नहीं वो आए, लेकिन वो आता भी है, उससे बात भी मुस्कुरा के करते हो नहीं करते, हाथ भी मिलाते हो, जबकि तुम मन से नहीं चाहते कि वो आए। तो ऐसी 2 फैमिली हो रहे हैं इसकी। इसको बोलते हैं EMI। कौन सी EMI? बाइक वाली, घर वाली? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है हमारा भी कंसर्न है नहीं, है बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है AC करंट, ठीक है, AC करंट। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक की हमारी पूरी फैमिली रहेगी, पूरी फैमिली रहेगी। समझ में आ गई? इसको इसी सीरीज में पढ़ेंगे, इसी सीरीज में, ठीक है। लिख ले फटाफट, ये फिर चालू करते हैं। हाँ क्या? फिर में कर ले, सही से लिखा तो फिर में कर ले, न्यूमेरिकल्स हो रफ में कर लेना, फिर में कर ले। फिर रफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। होमवर्क का होमवर्क का मतलब यही है, रिवीजन और प्रैक्टिस, बस। पेन घिसना, रिवीजन वो नहीं है अपना काम, कोई भी मोटिव नहीं होगा हमारे। लिख लिया? चलो, ये हमारा चैप्टर रहेगा, ठीक है। अब सबको हटा देते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अरे क्या पढ़ने वाले हैं? मेरे से बात तो कर ले यार, अपन 2 ही तो हैं क्लास में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे जो इलेक्ट्रो वर्ड है ना, वो किसके लिए है? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए है। किसके लिए है? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। हाँ बस ऐसे इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और स्टैटिक के लिए क्या है? रेस्ट मतलब है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिंपली क्या करना है? स्टडी करनी है। स्टडी तो करनी है, पढ़ने बैठे हैं, उसी की फीस दे रहे हो, है ना। तो स्टडी करनी है किसकी? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे रहेगा, तो जितनी भी पढ़ाई करेंगे, जितने भी डेरिवेशन करेंगे, दैट विल कम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। लगा हेडिंग, लिख डेफिनेशन। The study of an electric charge, the study of an electric charge, the study of an electric charge at rest, ठीक है। तो अब जब ये रेस्ट पे रहेगा तो कुछ ना कुछ फिनोमेनन्स होंगे। क्या क्या होंगे? जैसे कि मान ले फोर्स होगा, है ना, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी वो टाइम के साथ पता चल जाएगी धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, कैपेसिटेंस होंगे, कैपेसिटर्स होंगे, है ना, ये सब होंगे। एग्जांपल में निकले, एग्जांपल्स में इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये सब रहेगा।
पापा ठीक है, एक रूल हो रहा है छोटा सा, पता है क्या रूल? जब मैं लिखवाऊं या बोलूं तो पेन रुका हुआ होना चाहिए, समझ गए? सिंपल सा रूल है। अब इतनी भी चीजें पढ़ेंगे उसके लिए सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्योंकि सब चीज तो इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास घूमेगी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पता होना बहुत जरूरी है ना? जिसके बारे में पढ़ें उसके बारे में नहीं पता हो बेवकूफ है, हमसे बड़े आप हो, है ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताते हैं। देखो मैटर पता क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर, मैटर इज एवरीथिंग विच इज एसोसिएटेड विद मास, है ना? मैटर वो सब चीजें जिसका मास होता है, एक जगह ऑक्यूपाई करता है मैटर। 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ते होगे मैटर, ठीक है? तो मैटर किन किन चीजों से मिलकर बना रहता है? सर एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, है ना? ये सब होता है मैटर के बारे में, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ये सब चीजें आप। तो मैटर जब बनता है, मैटर की जो अंदर स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। उन छोटे 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 पार्टिकल्स को मैं यूनिट बोल देता हूँ, और यूनिट क्या, उन यूनिट को क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम बोलेंगे, ठीक है? उन एटम के अंदर मान ले कोई भी एक एटम उठाया मैंने, क्या उठाया? कोई भी एक एटम उठाया और उसका बना दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और उसके आसपास क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है? तो ये होता है। तो इसका मतलब एटम से भी छोटी यूनिट क्या है हमारे पास? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है सर? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अच्छा, इस दुनिया के अंदर कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं? अनगिनत, अनगिनत। हम तीन को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये तीन ऑब्जर्वेबल हैं। क्या हैं? ऑब्जर्वेबल हैं। These three are observable elementary particles। इसके अलावा और भी बहुत हैं, बट वो ना तो ऑब्जर्वेबल हैं ना स्टेबल है नेचर के अंदर। वो अपीयर होते हैं किसी सर्टेन कंडीशन में, बट दे वेंट डिसअपीयर आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है ये ऑब्जर्वेबल है। बहुत खास वर्ड है ऑब्जर्वेबल, क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, मिलेगा देखना, पक्का मिलेगा। तो ये जो तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ये है ऑब्जर्वेबल, ठीक है? तो चार्ज क्या कहता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है कि ये क्या है? एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? इनकी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, ठीक है सर? अब प्रॉपर्टी है तो कुछ तो बताएगी, कुछ तो बताएगी। जैसे मान ले मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो कुछ तो बता रही होगी कि मैं अमीर हूं कि गरीब हूं। तुम्हारी प्रॉपर्टी है कि इंटेलिजेंट हो कि तुम डफर हो। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कुछ तो बताती है। तो इनकी प्रॉपर्टी पे कुछ तो बताएगी। इसकी प्रॉपर्टी क्या बताएगी? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच गवर्न्स, गवर्न कर रही है द बिहेवियर, इनका बिहेवियर बताती है। क्या बताती है? बिहेवियर। कब? हमारा बिहेवियर, मेरे सामने तुम्हारा बिहेवियर कुछ और है, माँ बाप के सामने कुछ और है ना, दोस्तों के साथ कुछ और है। तो जैसी तुम्हारी कंडीशंस वैसा तुम्हारा बिहेवियर, इनके साथ भी वैसा ही कुछ है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी रहेगी किसकी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, ठीक है? और वो प्रॉपर्टी क्या बता रही है? इनका बिहेवियर बता रही है। कब? कब? व्हेन प्लेस्ड, व्हेन प्लेस्ड अंडर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अभी फील्ड पता नहीं है, ठीक है? अभी फील्ड पता नहीं है। तो क्या हो रहा है देखना, ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे जब उनको किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, कैसे बिहेव करेंगे। तो जो प्रॉपर्टी रहेगी वो प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, ये डेफिनेशन बाद में आई, पहले क्या है सर? पहले क्या है वो बताता हूं। मैंने आते पूछा था ग्रेविटेशन आता है, तुमने बोला था आता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाँ, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। एक बात है, पता है बात, याद थी, भूल गए सर। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? हाँ, कितना होता है? 1.6749, 10 की पावर माइनस 27, 49 हटा के 67 याद कर लो, ठीक है? मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है?
1.67246 होता है, लेकिन इतना ही याद कर लो, ठीक है। कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास होता है तो उनके अंदर एक अट्रैक्टिव नेचर होता है हमेशा। कौन, किसने बोला ये ग्रेविटेशन ने बोला। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, एनीथिंग विच हैज मास, और दूसरी चीज एनीथिंग विच हैज मास विल अट्रैक्ट देमसेल्व्स। क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो मान लो कोई बॉडी है, दूसरी बॉडी है, उसको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया, मान लो 1 सेंटीमीटर पे रख दिया, इनके बीच में क्या निकालना है हमें? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है सर। कैसे निकलेगा? Gm1m2/r², ठीक है, निकलेगा। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों का मास पता है, जी का वैल्यू पता है, याद नहीं होगा अभी तो, क्या है, क्या 9.8। पागल, ये वाला वो वाला जी नहीं है, वो एक्सेलरेशन होती है, वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो वो तो ये ऐसे लिखते हैं उसको, तो है ना, ये इसकी वैल्यू होती है Gm/r²। रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको सोल्व करते हैं तो 0.9.8102 ऐसे करके कुछ आंसर आता है। ये 4 डिजिट क्यों याद कर रखे है? पता चलेगा फ्यूचर में, पता चलेगा 4 डिजिट का क्यों याद करना है, ठीक है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ठीक है। अभी हमारा मतलब नहीं है जी याद हो क्या हो। जी का वैल्यू मैं बता देता हूँ, 6.67 10⁻⁻11। मास ऑफ इसका पता है अपन को, 9.1 × 10⁻⁻31 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, 0.01 का स्क्वायर। समझ गया? नहीं समझा? 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया। इसका कुछ वैल्यू आएगा, कितना आएगा पता नहीं, मैं बता देता हूँ, 5.5 × 10⁻⁻67 आएगा, ठीक है। और ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव है। क्यों अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, है ना। कैसे? अभी दिखाता हूं, देखिए। नीचे क्या है? अर्थ। ऊपर क्या है? ये मास है, अर्थ एक मास है, ठीक है। छोड़ूंगा नीचे जाएगा, क्यों? अट्रैक्शन। ये ऊपर नहीं आया, क्यों? आया होगा, हमें क्या पता, लेकिन हमने इसको आके देखा, नीचे आता देखा, क्यों? क्योंकि हम खुद अर्थ पे हैं, हमारे रिस्पेक्ट में तो ये नीचे गया होगा। अगर मैं इस पे बैठा होता, डस्टर पे बैठा होता, तो मुझे ऐसा लगता कि अर्थ मेरे पास आ रही है शायद। नहीं समझे? समझ गए? लिफ्ट में बैठे होते तो हमें 2 चीज लगती है, या तो लिफ्ट नीचे, बाहर से देखते तो लग रहा है लिफ्ट नीचे जा रही है ना। अंदर बैठे तो ऐसा लगता है फर्श ऊपर आ रहा है, वो वाली बात है। अगर मैं डस्टर के ऊपर बैठा होता, मुझे लगता अर्थ ऊपर आ रही है, लेकिन मैं जमीन पे खड़ा हूं, इसलिए क्या लग रहा है? डस्टर नीचे जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की, फॉर्मूला लगा के हमने क्या निकाला। फिर लोगों ने सेंसर्स यूज किए इन दोनों के ऊपर फोर्स निकालने के, फोर्स निकाला। तो एक्चुअल में जो फोर्स आया ना, वो लगभग फोर्स आया लगभग 2.4 × 10⁻⁻24 न्यूटन के आसपास, और वो रिपल्सिव था, वो रिपल्सिव था। प्रैक्टिकल किया होगा, किसी तरह से पता कर लिया इतना फोर्स आ रहा है इनके बीच में, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला? बोले यार ग्रेविटेशनल फोर्स तो इतना है, हमारी कैलकुलेशन कह रही है इतना आना चाहिए, इनके बीच में अट्रैक्शन आना चाहिए, क्योंकि इनके पास मास है, मास की प्रॉपर्टी की वजह से इनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स वो इतना आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली फाउंड हुआ कि वो इतना आ रहा है, और वो इससे बहुत बड़ा है, देख 10⁻⁻67 10⁻⁻24, ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज। कितना ह्यूज? 10⁻30-40 का डिफरेंस बहुत होता है। 10⁻30-40 बहुत होता है, समझ रहा है? 10⁻8 9 करोड़ 10 करोड़ पता नहीं कितने मिलियन ट्रिलियन खत्म हो गए, इतने अमाउंट का फोर्स ज्यादा आ गया, आना इतना चाहिए था, वो भी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव हो गया। तो लोगों ने बोला कि इन एलिमेंट्री पार्टिकल के पास कुछ ऐसी चीज जरूर है, कुछ ऐसी चीज जरूर है जिसकी वजह से रिपल्शन आ रहा है ना। और उस ऐसी चीज को क्या बोला गया? उस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। बोले ये जो रिपल्शन आया है, ये किसी ऐसी प्रॉपर्टी की वजह से आया है जो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास है, ऐसी प्रॉपर्टी की वजह से आया है
जिनके पास है, और वो फोर्स किसके किसकी वजह से एसोसिएट हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। ठीक है, ये दोनों सेम ले लिए ना, सेम ले लिए। फिर ये कंक्लूड हुआ कि सेम तरीके के जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो रिपल्शन शो करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, दिख गया। मतलब इन दोनों के पास सेम तरीके की प्रॉपर्टी है, वही वही प्रॉपर्टी है, सेम जैसी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसका मतलब इनके पास सेम इलेक्ट्रिक चार्ज है, दोनों के पास सेम आ गया। फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट हुआ, दोबारा एक्सपेरिमेंट हुआ। अब की बार क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को चेक किया। ठीक है, उनके बीच का कोई फोर्स निकाला। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला। वो ये नहीं आया, वो कुछ और आया, ये नहीं आया, कुछ और आया। फिर निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेम आया। इससे फिर आइडिया लगा लोगों को, क्या आइडिया लगा, बोला ग्रेविटेशनल फोर्स तो अलग आना ही था। क्यों, दोनों के मास डिफरेंट है, दोनों के मास डिफरेंट है, दोनों मास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम आ गया, बट अट्रैक्टिव नेचर का आ गया। फिर लोगों को फिर पता चला, क्या पता चला, ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है उनके पास वो सेम प्रॉपर्टी है, इसके पास भी वही प्रॉपर्टी है, इसके पास भी वही प्रॉपर्टी है, बट अपोजिट नेचर की है, एक दूसरे के अपोजिट नेचर की है। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज रख रहे थे, रिपल्शन आया। अब क्या, प्रोटॉन रख दिया, अट्रैक्टिव आ गया, मतलब कुछ तो अपोजिट हुआ है, और वो अपोजिट प्रोटॉन के लाने से हुआ है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अलग अलग चार्ज है, समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पढ़ते आए इतने टाइम से हम। तो ये हिस्ट्री वहां से चालू हुई थी, बहुत पहले से चालू हुई है हिस्ट्री। ठीक है, तो यहां से बस लोगों को पता चला, क्या पता चला, कि ऐसी एक प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है एलिमेंट्री पार्टिकल के पास, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स को जन्म देती है, देती है। देख लिया, ठीक बात है सर। अब वापस इसमें आ जाते हैं, ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चला, मैं बताता हूँ। कोई चार्ज रखा, उसकी वजह से मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। उसमें क्या किया, सबसे पहले प्रोटॉन को लाके रखा, प्रोटॉन को लाके रखा। प्रोटॉन क्या किया, इसके साथ भाग गया, इस तरफ मोशन कर गया। और वैसे इनके ऊपर फोर्स कितना आएगा, क्यू ही आएगा, आगे पता चलेगा थोड़ा टाइम बाद, F इज इक्वल टू क्यू ही आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो फोर्स कितना आएगा, क्यू ही। तो मतलब पहले एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि जब प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो प्रोटॉन क्या करेगा, वो मूव करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा इसी फील्ड के अंदर तो वो अपोजिट भागा, उल्टा भागा, नेगेटिव बिहेवियर। यहाँ पे पता चल रहा था इन दोनों में कुछ अपोजिट बिहेवियर तो है। फिर ये करके देखा तो और श्योर हो गए कि हाँ बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर है। तो अगर इसको पॉजिटिव बोलेंगे तो इसको नेगेटिव बोल देंगे, समझ गए। वापस आया था डेफिनेशन पे। ठीक है, अब डेफिनेशन क्लियर हुई क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है, प्रॉपर्टी है, किसकी, किसकी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स की ना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टी है। और वो क्या बता रही है, इनका बिहेवियर बता रही है। कब बता रही है, जब उसको किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है। समझ में आ गई, अरे क्लियर है क्या डेफिनेशन, ग्रहण करो, छापो। सब लिखना है, सब। अब लिखना कैसे वो तुम डिसाइड कर लो, मैं बताता हूँ कैसे लिखो। पहले डेफिनेशन लिख ली, फिर ये लिख लो। ठीक है, ये लिखने के बाद ये लिख लो, फिर यहां से लिख के फिर ये लिख लो। ठीक है, इसको लिख लेना इलेक्ट्रिक।
हटो क्या आगे से। जैसे डेटा होना उनको बॉक्स में बंद कर लेना ताकि पता चल जाए, लास्ट में याद करना है इनको ना। हाँ लिख तो लिया पर बॉक्स वॉक्स में बंद करते रहना। इंपॉर्टेंट चीजों को या तो इंपॉर्टेंट लिख लो या बॉक्स में बंद कर लो, ताकि लास्ट में रिवीजन करो तो तुम्हें डेटा सामने दिख जाए। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो उनको भी बॉक्स लगा लिया करो। कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज होगी उसका बॉक्स में नोट में लिखवाऊंगा। लिख लिया। एक नोट लगा। देखो the mass of proton and electron are different but the magnitude of charge is same, but the magnitude of charge is same regardless the nature of charge या टाइप ऑफ चार्ज, एक ही बात है। रिगार्डलेस द टाइप ऑफ चार्ज या नेचर ऑफ चार्ज, ठीक बात है। अभी तक क्या सीखा हमने, बताइए जरा, क्या सीखा अभी तक? अभी तक क्या सीखा है? अभी तक सिर्फ एक चीज सीखी है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन सीखी है, यही चीज सीखी है और कुछ नहीं सीखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज पढ़ लिया, बिहेवियर देख लिया, दो तरीके के होते हैं, है ना। तो अगला टॉपिक बहुत ही सिंपल, छोटा सा है, इतना सा चिन्ना सा, क्या है? टाइप ऑफ चार्ज। दो ही तरीके के चार्ज है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। हो गया खत्म, बस बोला था ना, इतना सा टॉपिक है। ठीक है, तो या तो चार्ज हमारा पॉजिटिव हो सकता है या हमारा चार्ज नेगेटिव हो सकता है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन नहीं रखना दिमाग में। कैसे? अगर मान लो मैंने ये लिख दिया +2e या -2e, ठीक है, तो जैसे अपन लिखते हैं ना, +2 ज्यादा है कि -2 ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है? +2 ज्यादा है। चार्ज में गलती नहीं करनी, +2e और -2e इक्वल है, ठीक है, बट इनका बिहेवियर अलग अलग है बस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हो सकते हैं, बट बिहेवियर वाइज उल्टे होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ इनका बिहेवियर दिखा रहा है, किसके अंदर? जब उनको किसी फील्ड में रखा जाता है या जब उन पे फोर्स निकाला जाता है। समझ में आ रही चीज? बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, गलती कर देते हैं लोग इसके अंदर। असर्शन रीजन सुने? असर्शन रीजन सुने? AR स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे पढ़ ले, फिर बताते हैं, वो क्वेश्चन देंगे फिर। ठीक है, तो एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज। इसका एग्जांपल सिंपल सा क्या है हमारे पास? प्रोटॉन ना, प्रोटॉन के पास क्या है?
पजेस पॉजिटिव चार्ज, और इसका एग्जांपल क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा एलिमेंट्री पार्टिकल बच गया सर, न्यूट्रॉन, अपना न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बच गया ना, उसका क्या? उस पर चार्ज क्यों नहीं आया? कभी सोचा दिमाग में? सिंपल है, डेफिनेशन में आंसर है। डेफिनेशन क्या कह रही है? बिहेवियर। जब उसको रखा जाएगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, लाया मैं एक न्यूट्रॉन को रख दिया यहाँ पर, मान ले हिला ही नहीं अपने जगह से, ना उधर गया ना उधर गया, सख्त एकदम वही, हिला ही नहीं, कोई बिहेवियर शो नहीं किया, न्यूट्रल बिहेवियर। जब उसका बिहेवियर न्यूट्रल है, चार्ज तो क्या बता रहा है? बिहेवियर तो बता रहा है। बिहेवियर क्या है? न्यूट्रल। इसलिए इस पे क्या है? कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। समझ गए? तो इसलिए तीसरा टाइप न्यूट्रल पढ़ सकते हो, बट न्यूट्रल पढ़ेंगे नहीं, टाइप तो दो ही हैं चार्ज के। जब कोई बिहेवियर है ही नहीं, जीरो बिहेवियर को क्या पढ़ना? समझ रहे हो? अब तुम गुस्से में हो या हंस रहे हो, तो जागोगे तभी तो पता चलेगा। सोते हुए आदमी को कैसे बताऊं कि गुस्से में सो रहे हैं, हंस रहा है? तुम सो रहे हो, मेरे को कैसे पता चलेगा गुस्से में है या फिर ये खुश है? नहीं पता चलेगा, है ना? बिहेवियर पता नहीं चल रहा, सो रहा है, न्यूट्रल है बंदा। अभी ये चार्ज न्यूट्रल है तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका बिहेवियर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। कोई चार्ज के अंदर बात नहीं करेंगे। मास जरूर है इसके पास, मास तो हो रहा, ठीक है, मास तो है इसके पास सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। मान लो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि सर टाइप्स ऑफ चार्ज ये होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज ये होते हैं, तो मतलब चार्ज क्रिएट भी हो सकते हैं शायद, है ना? मेथड ऑफ चार्जिंग होना चाहिए। चार्ज हो रहा है तो चार्ज बनना भी तो चाहिए। ये न्यूट्रल चीज है, इस पे कैसे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज भी कैसे तो आएगा। उसको कुछ सर्टेन मेथड्स होने चाहिए, कुछ एक्सटर्नल तरीके होने चाहिए, है ना? वो पढ़ने वाले हैं अभी। क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसको छाप फटाफट। टाइप्स ऑफ चार्ज के अंदर डेटा और लिख ले। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख, असर्शन, ऐसे करके एक स्टेटमेंट है, असर्शन लिख। लिख चार्ज, चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऐसे लिख दो, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on an electron and proton, magnitude of charge on an electron and proton is देख -1.6 into 10⁻⁻19 and plus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रीजन लिखो, रीजन। लिख इलेक्ट्रिक, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is greater, electric charge of proton is greater than the charge of an electron. ठीक है, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस ए ऑप्शन, इधर देख लिया क्वेश्चन। ए ऑप्शन क्या है, जो पहला स्टेटमेंट है असर्शन इज करेक्ट, इसके फिक्स ऑप्शन होते हैं, पढ़े होंगे ना, एआर के क्वेश्चन नहीं देखे कभी, ये करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड जो रीजन है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कि रीजन इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट जो रीजन है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक बात है। सी ऑप्शन क्या है, असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है। डी ऑप्शन क्या है, असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। ये है, चार ऑप्शन है, फिक्स ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमें, हाँ पहले तो बता आंसर क्या आएगा, पहले पढ़ के तेरे हिसाब से सोच के बता। सी आएगा, सिंपल है, अभी जो नोट लिखा है उससे क्लियर हो रहा है ना, क्लियर है। ठीक है, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। कैसा असर्शन क्या कह रहा है कि इन दोनों के चार्ज क्या हो गए, ये दे रखे हैं, पता है हम लोगों को। ठीक है, तो असर्शन तो करेक्ट है सर हमारा, इजी सा क्वेश्चन है, तो कोई टफ क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, फिर रीजन की बात करेंगे। रीजन में क्या लिख रखा है, इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है, तो अगर प्लस माइनस देखोगे तब तो किसी को कोई कंफ्यूजन में आ जाए कि प्लस माइनस से ज्यादा होता है, इसलिए कोई ए भी लगा सकता है, बी भी लगा सकता है, लेकिन प्लस माइनस सिर्फ बिहेवियर बता रहे हैं, है ना, सिर्फ बिहेवियर बता रहे हैं। अभी जो नोट लिखा है उसे उड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, लिख ले फटाफट। इनके ऑप्शन 99% केस में सेम रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो कोई ज्यादा वो नहीं है। हॉस्टल वगैरह ले लिया क्या, रहने लग गए, बढ़िया है। फालतू इधर उधर की ग्रुपबाजी करने से अच्छा स्टार्टिंग में फोकस कर लो, पढ़ाई कर लो अच्छे से। हो गया, चलो हेडिंग डाल, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, थोड़ा सा वापस मैटर पे आ जाते हैं। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, एटम बना लेते हैं सर साइड में रफ में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन। बहुत है, इतना बहुत है अपने। चार्ज करना है। अब मान लीजिए कोई एटम ए है, ठीक है,
इसके अंदर जितने प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है इसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों तो सेम है, इसी वजह से ये न्यूट्रल है। तो इनमें से कोई भी एक चीज की कमी कर दूं, या तो मैं मान ले पॉजिटिव निकाल लूं, या मैं मान ले नेगेटिव निकाल लूं, या मैं मान ले पॉजिटिव डाल दूं, या मैं मान ले नेगेटिव डाल दूं, बैलेंस बिगड़ जाएगा। जो भी कम ज्यादा होगा उसके हिसाब से प्रॉपर्टी ले लेगा, तो पॉजिटिव ले लेगा नेगेटिव ले लेगा। एक बात है, निकाल के देखते हैं। न्यूट्रॉन को निकालने का फायदा नहीं है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन निकालो, यस सर, क्या निकाल ही नहीं सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि न्यूक्लियस की अपनी एक बाइंडिंग फोर्स होता है, खुद का एक बाइंडिंग फोर्स होता है, ठीक है, वो जुड़ा रहता है। प्रोटॉन तो निकल ही नहीं सकता न्यूक्लियस से, एक चीज रह जाती है बस निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज करने के लिए हमें क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराना है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में एकमात्र तरीका है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, चार्जिंग नहीं होगी। चार्जिंग करना ही इम्पॉसिबल है। न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, या वो बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। लूज करेगी तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, और गेन करेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बहुत ही जरूरी है, एकमात्र मेथड है। अब ये कैसे करवाएंगे वो अलग अलग टाइप है, इसको भी तो करवाने के तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग करने के लिए हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाने के लिए हमारे पास अलग अलग एक्सटर्नल मींस हैं, मेथड्स हैं, दूसरे मेथड्स हैं, ठीक है। 2-3 मेथड हैं। देखो जिसके अंदर पहला मेथड क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सर्दी में क्या करते हो, ज्यादा सर्दी लगती है तो ऐसे करते हो, नहीं करते? ऐसे करते हैं, इसको साइड में रख देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों करते हो? गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, यही तो चाहिए, बस यही चाहिए, इतना ही चाहिए। फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करें? फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट होता है, प्लस दे आर हैविंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। रिलेटिव मोशन है, अगर इसको रोको ऐसे करेगा, दोनों को ऐसे ले जा, दोनों को ऐसे ले जा, चिपकी रहेंगी। तो या तो उल्टा चलना पड़ेगा, एक को रोक के दूसरे को मूव करना पड़ेगा, तो बट देयर हैज टू बी रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जरूरी है। तो जब भी कभी दो बॉडी के आसपास क्या हो, फिजिकल कांटेक्ट हो, एंड दे आर हैविंग रिलेटिव मोशन, देन देयर इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से क्या होती है, हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। तो पहली चीज तो क्या है, इसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट है ही है क्या? फिजिकल कांटेक्ट तो सब दिख गया। दूसरी बात क्या है, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। अब वो हीट इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि बस एक हो, मिलेगी वो हीट। मान ले दो एटम है, दो अलग अलग ए है, ये बी है, फ्रिक्शन कर रहे हैं, इनके बीच में हीट तो जनरेट हो रही है, ठीक है। अब हीट जनरेट होगी तो हीट तो एक एनर्जी है, एनर्जी है। मैं कह रहा हूं वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो कि वो इस इलेक्ट्रॉन को मिले, हीट मिले, और ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाए, बाहर निकल जाए इस ऑर्बिट से। तो कितनी हीट होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर इसकी हीट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। तो दिस हीट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एयर ऑर्बिट ऑफ दिस एटम। इस ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो इसको कितनी हीट होनी पड़ेगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, घूमने तो निकला है नहीं, कोई तो एक्वायर करेगा इसको। कौन एक्वायर करेगा, जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है। बगल में एक बी बैठा है, बी क्या करेगा, ले लेगा इसको, ठीक है, बी ने ले लिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, when this A atom is losing some electrons, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये भाई साहब गेन कर रहे हैं, इनके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आ जाएगा इस तरह से। तो पढ़ेंगे ऐसे। तो इसमें क्या कर रहे हैं,
लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, हीट प्रोड्यूस होगी एंड दैट हीट इज सफिशिएंट इनफ टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, एंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी एक्वायर्ड बाय सम न्यूट्रल एटम, जो भी नियर बाई होगा जिसके साथ फ्रिक्शन हो रहा है, और वो क्या करेगा, नींद आ रही है पानी रखा कर साथ में, सही में पानी रखा कर, ठीक है, तो क्या करेगा, थ्योरी पार्ट चल रहा है ना अभी, न्यूमेरिकल में नहीं आएगी नींद, तो क्या होगा, वो उसको गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेन मुद्दा क्या है हमारा, मेन मुद्दा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्जिंग होगी, तो चार्जिंग हो गई चार्जिंग, ठीक है, तो ये कहानी रहेगी हमारे पास, लिखा फ्रिक्शन में लिख, लिखा पहले तो लिख ले, फिजिकल कॉन्टेक्ट इज देयर, लिख सेकंड पॉइंट लिख, the heat is produced between two surfaces comma the amount of heat should be sufficient enough to remove the electron from either of the body, from the orbit of either of the atom ठीक है, hence losing of electron and gaining of electron takes place, losing and gaining of electron takes place, ठीक है, डायग्राम बना ले, रह नहीं समझ आगे सर, एग्जांपल देखो, ना क्या है, क्या रोज नहाता है, और जिस दिन नहीं नहाता उस दिन क्या करता है, जिस दिन नहीं नहाता उस दिन क्या करता है, पॉलिश, कभी तो नहीं नहाता होगा, कब नहीं नहाता, कभी कभी, जिस दिन पॉलिश नहीं करता उस दिन क्या करते हैं, बाल तो गीले नहीं होते, ठीक है, पॉलिश करते हैं उस दिन की बात है, नहाते हैं उस दिन की बात क्या होती है, तेल वेल लगा रहता है, ऑयल लगा रहता है सिर में, बाल गीले होते हैं, कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं अपन, हो जाती है कॉम्ब, कोई दिक्कत नहीं है, कभी सूखे बालों में कॉम्ब किया है, क्या होता है, थोड़ी देर कॉम्ब करोगे, फिर उस कंघे को बाल के पास लेके जाओ, अब देखोगे चिपक रहे होते हैं बाल थोड़े थोड़े हल्के, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि क्या होता है, सूखे बालों में फ्रिक्शन ज्यादा है कंपेरेटिव टू गीले बाल
एंड ऑयल लगे हुए बाल, जिसमें लुब्रिकेशन बोल सकते हैं फिजिक्स में उसको, है ना। बालों को लुब्रिकेट कर दोगे, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के मेथड है, 11th में पढ़े होंगे। कहीं फ्रिक्शन ज्यादा तो रिड्यूस कैसे करते हैं, सरफेस को स्मूथ कर दो सर, लुब्रिकेशन कर दिया, है ना। गीला कर दो, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। आइस पे गाड़ी क्यों नहीं चलती, फ्रिक्शन लो होता है उसका। क्या करते हैं, टायर को रस्सी से रैप करके चलाते हैं उसके ऊपर, कभी देखा होगा वीडियोस वगैरह में, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। तो सूखे बालों में फ्रिक्शन ज्यादा है, दैट्स वाई उसके अंदर इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है, बालों में और कॉम्ब के अंदर, है ना। तो हमारा जो हेयर एंड कॉम्ब है वो स्टैंडर्ड एग्जांपल है। वैसे ड्राई हेयर ज्यादा बढ़िया रहेगा। बचपन में एक हरकत करी है, प्लास्टिक की स्केल लेके सिर में लगा के मिट्टी विट्टी चिपकाई है उसके, या पेपर वाली हरकत तो करी होगी, कागज चिपक जाता है उसके ना। हाँ वही बात बता रहा हूं मैं। तो उसको बोल सकते हैं अपन ग्लास ट्यूब विथ बॉल्स, ठीक है। ऐसी हरकत भी करी होगी, ये जो सामने से खिड़की दिख रही है उससे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, या तो आपके हाथ पे ऑयल लगा लो या फिर कुछ कर लो, तो ऑयल हो गया मान ले, कुछ भी मान लो, बट कोई भी ऐसी स्केल या वगैरह जिसको बालों में रब कर लिया, ऐसे कर लिया, ये कर लिया, उसके बाद वो चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं उसके, है ना। तो वो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एटम है तुम्हारे पास आ जाता है। एक हमारे पास और क्या होता है, तुमने वो किया नहीं होगा, ठीक है, वो भी हमारा क्या होता है, ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ। ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है, और भी एग्जांपल मिल जाएंगे, कहीं भी स्टैंडर्ड बुक्स में देख लेना, एनसीईआरटी में देख लेना। लेकिन हमारा मेन मकसद एग्जांपल्स याद करना नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि इनके बीच में कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। और फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे हुई वो देख लिया, ठीक बात है। दूसरा सिस्टम, कंडक्शन। 11th में कंडक्शन पढ़ा है क्या होता है कंडक्शन, सही बात नहीं। यहाँ कंडक्शन थोड़ा दूसरा है, हीट, वहां तो था हीट का कंडक्शन होना, ठीक है, किसी सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होना इस कंडक्शन, है ना, तो उसको कंडक्शन बोल रहे थे। यहाँ कंडक्शन दूसरा है। इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। तो अगर इसको मैं क्लासिफिकेशन करता ना, तो दो तरीके से करता, एक तो वो मेथड जिनके अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, एक वो मेथड जिसके अंदर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, ये बात होती, ठीक है। अच्छा, ये देखो अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है वो तो समझ में आना चाहिए। इसमें पहले से एक चार्ज बॉडी होती है, मान लो ए है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे करके चार्ज है। दूसरी अनचार्ज बॉडी लेके आएंगे क्योंकि चार्जिंग करनी है, ठीक है। इसको तो कर सकते हैं, फ्रिक्शन से कर देंगे, अभी तो चार्ज करने आ गया हमें, इसको मान ले फ्रिक्शन से चार्ज करा। फिर दूसरी बॉडी बी है, ये क्या है, कंडक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिस शुड बी कंडक्टर, ठीक है। दूसरा कंडक्टर इसके पास लाएंगे, इसको टच करेंगे, इसके क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे टच करेंगे तो इसके ऊपर जितना भी चार्ज है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर दोनों की साइज शेप मटेरियल एक जैसा है तो, अदरवाइज उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मैं सब कुछ सेम मान रहा हूं, ठीक है, सब कुछ सेम मान रहा हूं ए बी का, तो क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे हम, ए के ऊपर क्या चार्ज बच गया, 3 बच गया, और बी के ऊपर क्या चार्ज बच गया, 3 बच गया, चार्ज क्रिएट हो गया, मेथड कर दी, चार्ज कर दिया इसको हमने बी को, बी अनचार्ज बॉडी थी, बी चार्ज हो चुकी है, ठीक है, किससे, कंडक्शन से। अच्छा एक चीज नहीं पढ़ा रहा मैं, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा। कंडक्टर, इंसुलेटर, ये क्या होता है, कंडक्टर माने वो सारे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता होगी ये बात तो। इंसुलेटर माने जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, एंड दे डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देते, है ना। सेमीकंडक्टर कुछ बीच का सा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा छोड़ के चल रहा हूँ, इतना मैच्योर तो हो गए, लिखवाने तो बता देना ये सब चीज, है
है ना। कंडक्टर नॉन कंडक्टर तो पढ़ता है बहुत पहले, 10th में पढ़ा हो गए तो, हाँ बहुत बढ़िया है। तो ये छोड़ देते हैं अपन, है ना। तो इसलिए मैंने कंडक्टर वर्ड लिख दिया, क्योंकि मेरी वो अपना मेथड पता क्या है, अपना मेथड पढ़ाने का यही है, कोई भी वर्ड बोर्ड पे लिखा गया है तो हर वर्ड समझ में आना चाहिए, हर वर्ड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर किसी वर्ड की डेफिनेशन नहीं पता है, डायरेक्ट उस वर्ड को पढ़ लिया, तो उससे क्वेश्चन गलत करोगे, कभी ना कभी करोगे, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे करोगे। शीट शायद बढ़िया सोल्व कर दो, ठीक है, टेस्ट में गलती कर दोगे, टेस्ट में क्या पता इग्नोर करके कर दो, मेन पेपर में गलती कर दोगे। बट वो दिन वो नहीं होना चाहिए जब मेन पेपर हो, वो गलतियां पहले ही कर लेना, ठीक है, सारी गलतियां पहले हो जाएं तो बहुत बढ़िया है। तो जितना कोई भी वर्ड हो उसका मतलब अगर नहीं पता है हमें, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ और चीज है, उसका मतलब पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल है ना, सिंपल है। तो दूसरा हमारा मेथड हो गया फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ कंडक्शन मेथड, ठीक बात है। चलो सर छाप ले इसको फटाफट। अच्छा एक चीज नोटिस करी क्या, एक चीज नोटिस करी, रुक एक बार रुक, एक चीज नोटिस करी क्या, इसमें जब फ्रिक्शन हो रहा था हमारे पास, तो एक बॉडी ए थी, एक बॉडी बी थी, न्यूट्रल थी, ये मान ले पूरा सिस्टम है, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, आया कि नहीं आया। यहां पर क्या था, अगर पूरा सिस्टम मानो मैं, पूरा सिस्टम के अंदर बंद तो करेंगे इसको डब्बे के अंदर, सिस्टम तो डिफाइन करना आता है, मास्क लगा, ठीक है, सिस्टम तो डिफाइन करना आता है हमें। सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी एरिया या स्पेस जिसपे हमारा कंसिडरेशन हो, ठीक है, वो हमारा सिस्टम होगा। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा 11th में, हाँ ये चीज करता रहे, नहीं पढ़ा तो नहीं, मेरे को पता, देखेंगे रुक जा, भी बता करेंगे तेरा तो, अभी जेईई का पेपर होएगा ना, पता कर लूंगा अपने आप ही, ठीक है। तो क्या चल रहा है हमारे साथ, हाँ तो इस सिस्टम के अंदर बी न्यूट्रल है और इसके ऊपर 6 चार्ज है ना, ध्यान रखना, ये कल इसको लूंगा मैं साथ में। ये हमारे पास मान लो सिस्टम ये हो गया, ठीक है। अब भी इसके ऊपर कितना चार्ज टोटल, 6 ही है ना। लेकिन 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 एक डिफरेंट चीज है, जो हमारा फ्रिक्शन हुआ उसके अंदर दोनों बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आए, लेकिन कंडक्शन के अंदर क्या है, सेम नेचर ऑफ चार्ज आए, सेम नेचर ऑफ चार्ज आए, आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया बात है। अब ग्राइंड करो इसको, छापो, डायग्राम बनाने से पहले मेरे से रुक जाना, यहाँ तक बना ही दिया क्या, चल बना ले, फिर लिखवाता हूँ कुछ। लिख लिया, एक नोट लगा, नोट लगा ले, कैसे नोट लगा ले, when two charged conductor, when two charged conductor are in physical contact, when two charged conductor are in physical contact,
comma the total charge of the system, the total charge of the system will distribute ठीक है, बस इतना ही है और क्या है, इतना ही है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ध्यान रखना है, भूल जाएगा बाद में, वरना 1 महीने बाद सोचेगा हाँ इक्वल, हाँ इक्वल होगा, हाँ ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे चार्ज। तो अब एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा रूल, और रूल तो नहीं है वो, तो तुम्हारे जीवन के लिए है। रूल ये है, कम ही पढ़ाया आज तो, 3-4 पेज पढ़ा है, और थोड़े दिन 3-4 पेज पढ़ाएंगे तुम्हें, लेकिन जब ये कहानी जब 7-8 पेज पे जाने लग जाएगी ना, तो स्पीड तो आएगी थोड़े दिनों बाद। अभी तो न्यूमेरिकल नहीं आया ना, एक न्यूमेरिकल में आधा पेज भर जाता है, तो भरेंगे पेज। तो अभी जो पढ़ो ना, तो रेगुलरिटी में रखना पढ़ाई, ठीक है, क्योंकि मैंने आज पढ़ा दिया, 6 दिन बाद अगर मैं उसकी कोई डेफिनेशन या उसके काम का डेटा ऐसा कुछ पूछूंगा और तुम नहीं बताओगे, तो मेरे तो दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा दोबारा, लेकिन तुम्हारा दिक्कत होगी, फिर वो अगली चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये फिजिक्स में यही चलता है, पीछे का छोड़ के चलोगे तो पीछे का तो छूट ही गया, आगे का भी नहीं होगा। और ये जो प्रिपरेशन फेज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज का काम आज ही करो, आज का काम आज ही करो। इकट्ठा कर लोगे, आज तो पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है, कल भी पढ़ लोगे, तीसरे दिन सोचोगे कोई नहीं यार 3-4 पेज है, कल कर लेंगे कवर, फिर 8 हो जाएंगे वो पेज, फिर एक दिन और सोचोगे 12 ही तो पेज पढ़ लेंगे, आप पूरे दिन फ्री रहते हैं, एक दिन और छोड़ दिया, फिर उसके बाद अगले दिन मैंने 10 पेज पढ़ा दिए, 12, 10, 22 हो गए। अब 22 नहीं होंगे तुमसे, 8-10 ही होंगे, फिर तुम्हारे पास 18 पेज हो जाएंगे। अगले दिन 8 और पढ़ा दिए, 26 पेज हो गए। तो फिर चीजें कॉन्सेप्ट में नहीं चलेंगे, फिर तुम्हारा दिमाग पेजों में चलेगा, और जब दिमाग पेजों में चलना चल जाए तो कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा? कॉन्सेप्ट छोड़ ही दोगे तुम, समझ रहे हो? सिंपल चीजें हैं, रोज का काम रोज करो, बैगेज मत रखो पीछे का, ठीक है। रोज का काम रोज करोगे तभी तुम मेरे से डाउट पूछोगे। अब मान लो कुछ समझ में नहीं आया इन चीजों में, तो कल आके पूछ लोगे। अब ये चीज पढ़ोगे 5 दिन बाद, और जब पढ़ी क्या रहे होंगे, जब तो पढ़ी पोटेंशियल रहे होंगे, पोटेंशियल में तुम आज के डाउट पूछोगे, कैसे चलेगा? तो इसका मतलब बीच का जो पढ़ाऊंगा तो गायब है, समझ रहे हो? तो ये चीज रखना दिमाग में, हमेशा रखना, हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। मिलते हैं कल, ठीक है।